राज है जाने क्या कर गए। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू टॉट। इस लॉ रिलेटिंग टू टॉट के प्रोविजंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम लोग इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ एग्जामिनेशंस में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उन तमाम मुद्दों पे यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है सर, ये जो लॉ रिलेटिंग टू टॉट है ये एक्चुअली में है क्या, ये टॉट वर्ड का मीनिंग क्या है, ये टॉट वर्ड आया कहां से, मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूं। भाई ये जो टॉट वर्ड आया है ये फ्रेंच इक्विवेलेंट है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है भाई टॉर्चर करना, किसी को भी परेशान करना, किसी को भी हैरेस करना, किसी के भी ऊपर जोर जबरदस्ती करना। भाई इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, टॉर्चर। टॉर्चर मतलब क्या, टॉट। और जो इसका इनिशिएशन हुआ है वो इनिशिएशन हुआ है भाई लैटिन वर्ड टॉर्टम से। कहां से इनिशिएशन हुआ है इसका, लैटिन वर्ड टॉर्टम से जो है वो इसका इनिशिएशन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई टॉट वर्ड कहां से आया है, लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका इंग्लिश में या फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है भाई, टॉर्चर करना होता है। यहां पे टॉर्चर करना जो है वो इसका एक बेसिक मीनिंग होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अब यहां पे ना टॉट में अब आपको एक चीज ध्यान रखना है भाइयों, वो चीज क्या है कि टॉट इज नॉट द एक्ट। मतलब टॉट कोई एक्ट नहीं है। यदि तुमसे पूछे कि भाई टॉट का ईयर कौन सा है, टॉट कौन सा एक्ट है, तो आपको वहां पर क्लियरली बोलना है कि भाई जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, जैसे कंपनीज एक्ट होता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट होता है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, वैसे टॉट कोई एक्ट नहीं है। टॉट इज अ लॉ जहां पर कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में आपको इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या दी गई है, कुछ रेमेडीज अवेलेबल है, कुछ रेमेडीज दी गई है, उस रेमेडीज को तुम लोग क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टार्ट नहीं टॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉट इज नॉट द एक्ट, टॉट जो है वो कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फिर टॉट क्या है, बोले टॉट इज अ रॉन्ग। एंड कौन सा रॉन्ग है, जनरली मोटा मोटी यदि प्राइमा फेसी देखे भाई तो टॉट एक सिविल रॉन्ग होता है, जहां पर कुछ गलती होती है, कुछ मिस्टेक होती है, और उस गलती और मिस्टेक की वजह से जो अपोजिट पार्टी होती है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, उस पार्टी को वहां पर क्या मिलते हैं, कुछ बेनिफिट, कुछ रेमेडीज दी जाती है। तो बोले सर टॉट एक रॉन्ग है तो क्या हर एक रॉन्ग टॉट होगा क्या, नहीं भाई। हमारे टॉट वाले मॉड्यूल में, हमारे टॉट वाले चैप्टर में लॉ मेकर ने क्लियरली लिखा हुआ है कि टॉट इज अ रॉन्ग बट एवरी रॉन्ग इज नॉट दी टॉट। बोले टॉट एक रॉन्ग है, माना आपकी बात कि टॉट रॉन्ग है, बट हर एक रॉन्ग जो है वो टॉट नहीं होता है। तो बोले सर फिर टॉट में जाने के लिए, टॉट में रेमेडी लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो देखो साहब, टॉट में जाने के लिए या टॉट में रेमेडी लेने के लिए आप लोगों को ना 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। सर 3 कंडीशंस क्या है, सबसे पहला एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से कोई लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, और उस लीगल डैमेजेस के लिए भाई पार्टी को क्या अवेल होना चाहिए, कोई लीगल रेमेडीज। यदि ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं भाई तो फिर इस केस में यहां पर कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। नाउ अब समझना, आप यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना भाई। प्लीज आज थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ हुआ है, एंड आई डोंट वांट कि भाई जो हमने 20 डेज प्लेज ली है 20 डेज प्लेज हमारी ब्रेक हो। इसीलिए मैं इस बार 2 नहीं 3 टैबलेट खा के तुम लोगों के सामने यहां पर शूटिंग के लिए स्टूडियो में आया हूं कि भाई मुझे मेरा 20 डेज प्लेज का लेक्चर रिकॉर्ड करना है। हमारे बच्चों के एग्जाम्स है और उनको एग्जाम्स क्लियर करनी है, और ये टॉट वाला जो चैप्टर है, टॉट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी एनर्जी, उसी इंथुसियाज्म के साथ में हम लोग बिल्कुल 100% हमारा यहां पर देने की कोशिश करेंगे भाइयों, ठीक है। तो देखो 3 बातें मैंने तुम लोगों को बताई, फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उसके लिए लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, और लीगल डैमेजेस के लिए क्या होनी चाहिए, लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। तो जब भी ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर यहां पर किसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, टॉट के। लेकिन अब यहां पर स्टेप नंबर 2 में यहां पर तुम लोगों को 2 बातें ध्यान रखना है। तो भाई जो सेकंड पॉइंट है ना हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है भाई, लीगल डैमेजेस। तो वो लीगल डैमेजेस ना 2 टाइप की होती है, एक होती है डैमनम साइने इंजुरिया और दूसरी होती है इंजुरिया साइने डैमनम। तो बोले डैमनम साइने इंजुरिया और इंजुरिया साइने डैमनम का मतलब क्या होता है, देखो डैमनम साइने इंजुरिया मतलब डैमेजेस तो हुई है बट कोई इंजुरी नहीं हुई है। तो भाई डैमेजेस हुई है, इंजुरी नहीं हुई है, इसके ऊपर टॉट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, इंजुरिया साइने डैमनम मतलब इंजुरी तो हुई है बट डैमेजेस नहीं हुई है। भले ही डैमेजेस नहीं हुई है फिर भी लॉ ऑफ टॉट के प्रोविजन जो है वो यहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो देखो क्रिस्प मैनर में एकदम सुंदर तरीके से मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि जो डैमनम साइने इंजुरिया है वहां पर टॉट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन जहां पर इंजुरिया साइने डैमनम है वहां पर तुम्हारे टॉट के प्रोविजन
प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो देखो कंडीशन नंबर 1 क्या है, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 क्या है भाई, लीगल डैमेजेस होना चाहिए। उस लीगल डैमेजेस में भी कौन सी लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, बोले इंजुरिया साइने डेमनम वाली होनी चाहिए। यदि डेमनम साइने इंजुरिया वाला कोई लीगल डैमेजेस है तो भाई उस केस में तुम लोगों को लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है वो थर्ड पॉइंट क्या है भाई, कि जो लीगल डैमेजेस हुई है उस लीगल डैमेजेस के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास में लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। एंड लीगल रेमेडीज भी दो टाइप की होती है, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, हमारा पॉइंट नंबर 5 है। और उस पॉइंट नंबर 5 में मैंने तुम लोगों को मेंशन करके रखा हुआ है कि भाई जो लीगल रेमेडीज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जुडिशियल और एक होती है क्वासी जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल रेमेडीज, क्वासी जुडिशियल रेमेडीज, जब वहां पर उस टॉपिक पे आएंगे हम लोग वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। नाउ अब समझो तुम लोग यहां पर बात को ध्यान से, हम लोग अभी तक दो टॉपिक हमारी स्क्रीन के ऊपर जो लिखे हुए उसमें से दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था बेसिक प्रोविजंस, बेसिक इंट्रोडक्शंस, जो इस चैप्टर का पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था कि भाई टॉर्ट वर्ड कहां से आया है, टॉर्ट का मतलब रॉन्ग होता है और हर एक रॉन्ग का मतलब टॉर्ट नहीं होता है। फिर दो तीन ऑथर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशंस दी हुई है, उस डेफिनेशंस को हम लोग वहां पर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड जो सेकंड पॉइंट था जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट, कि भाई किस केस में टॉर्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, तो वहां पे हम लोगों ने बताया था आपको कि तीन कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 क्या है, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है भाई, उसके लिए लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, और लीगल डैमेजेस के लिए क्या होनी चाहिए भाई, लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी। टॉर्टियस लायबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो भाई यहां पर टॉर्टियस लायबिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है। पहली कौन सी लायबिलिटी होगी, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी। विद केस लॉ अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। दो टाइप की लायबिलिटी होती है, उसमें से भी पहली लायबिलिटी कौन सी है भाई, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एंड जो सेकंड लायबिलिटी है, सेकंड टाइप की लायबिलिटी है, वो सेकंड टाइप की लायबिलिटी कौन सी है भाई, विकैरियस लायबिलिटी। ठीक है, काफी सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं, कोई टेंशन मत लेना। एग्जाम में भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, हमारे एग्जामिनेशन सर पे भाई, वहां पे प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग फोकस करेंगे तो हमारी लग जाएगी तरीके से। ठीक है, तो अभी तुम लोग यहां पर समझने की कोशिश करो, दो टाइप की लायबिलिटी होती है भाई, एक होती है स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट, एंड दूसरी कौन सी होती है, विकैरियस लायबिलिटी। वन ऑन वन बेसिस पे मैं तुम लोगों को स्ट्रिक्ट भी बताऊंगा, स्ट्रिक्ट के साथ साथ एक स्लाइट डिफरेंस है, एब्सोल्यूट भी बताऊंगा, एंड इनके साथ साथ हम लोग विकैरियस लायबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, जो टॉर्टियस लायबिलिटीज है, उस टॉर्टियस लायबिलिटी में हम लोग सबसे पहली जो लायबिलिटी है भाई, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो क्लॉज है, ये जो प्रोविजन है, या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया था भाई रेलन वर्सेस फ्लेचर का, एक बहुत सेटल्ड एक बेंचमार्क केस लॉ है भाई, है ना। एक बेंचमार्क डिसीजन दिया था कोर्ट के जज ने, वहां पे ये बोला गया था भाई कि स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रोविजन उस केस में एप्लीकेबल होता है जहां पे भले ही डिफेंडेंट की गलती हो या ना हो। डिफेंडेंट की मतलब कौन, कि भाई देखो किसी एक को नुकसान हुआ होगा और नुकसान जिसको हुआ है वो किसी और पे क्या करता है, वहां पर सूट फाइल करता है, तो जिसके ऊपर सूट फाइल किया है वो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, डिफेंडेंट हो जाता है। तो देखो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या बोला गया है कि भाई चाहे किसी की गलती हो या ना हो, चाहे किसी का उसमें कोई इंटरफेरेंस हो या ना हो, फिर भी उसके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। मतलब भाई ये तो बात ऐसी हो जाएगी कि एक्टिविटीज चाहे आपने परफॉर्म की हो या नहीं की हो, और उस एक्टिविटीज में चलो आपने परफॉर्म किया भी है लेकिन आपकी कोई भी गलती नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती आपके मत्थे क्या कर दिया जाएगा, यहां पर एक लायबिलिटी पोत दी जाएगी। सर बोले ये बात तो बहुत गलत है, कोई पर्टिकुलर एक आध एग्जांपल लेके आप बताओ, एक आध एग्जांपल के थ्रू आप हम लोगों को समझाने की कोशिश करो कि सर कैसे ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को हम लोग समझ सकते हैं। देखो भाई सुनना मेरी बात को ध्यान से, नॉर्मली जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन जाती है, कभी कभी समटाइम्स हम लोग ऐसा सुनते हैं कि भाई कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटीज हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम वगैरह लॉन्च की थी लेकिन वो स्कीम फेल हो गई, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रही है, उस एक्टिविटीज की वजह से करने तो अच्छा गई थी लेकिन कुछ बुरे रिजल्ट सामने आ गए, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर कंपनसेट करती है। ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, भाई गवर्नमेंट की क्या गलती, एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। अब जब चूंकि ट्रेन चल रही थी, चलते चलते पटरियों से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया, 2 4 5 10 लोगों की उस केस में डेथ भी हो गई, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है आपको पता है, कभी कभी समटाइम्स 1 लाख का, कभी कभी समटाइम्स 5 लाख का, एंड कभी कभी 2-3 लाख रुपए का क्या करती है, वहां पर कंपनसेशन पे करती है। एक बात बताओ ना यार, गवर्नमेंट की कोई गारंटी थी क्या, नहीं थी। गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, नहीं थी। गवर्नमेंट की कोई गलती थी क्या, नहीं थी। बट स्टिल गवर्नमेंट इज लायबल टू पे, व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सी लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये किस केस में दिया गया था भाई, रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में डिफाइन किया गया था।
उसके जैसा ही हमारा एक इंडियन केस लॉ है, और इंडियन केस लॉ है भाई एमसी मेहता। एमसी मेहता, ये तुम्हारा वाला एमसी नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। यहां पर एक केस लॉ जो है वो किसका है भाई, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। जहां पर मान लीजिए कि यमुना नदी के किनारे बहुत सारी फैक्ट्री है, और वो बहुत सारी फैक्ट्री होने की वजह से क्या हो रहा था, पोल्यूशन हो रहा था, और वो पोल्यूशन की वजह से हमारी जो होली रिवर यमुना है, वो यमुना का जो पानी है वो पानी खराब हो रहा था पूरी तरीके से। तो वहां पे वो फैक्ट्री वालों की क्या गलती थी भाई, वो तो प्रोडक्शन कर रहे थे, और उस प्रोडक्शन करने की वजह से जो भी हजार्डियस सब्सटेंस निकल रहा था, वो सब्सटेंस कहां पे जा रहा था भाई, उन नदियों में जा रहा था। तो चूंकि बोले आपने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन की वजह से वो सब्सटेंस कहां पे गया, हजार्डियस नदियों में गया, तो बोले चाहे आपने इंटेंशनली डाला हो या नहीं डाला हो, गलती तो किसकी मानी जाएगी, आपकी ही मानी जाएगी। तो बोले इस टाइप की लायबिलिटी को हम लोग कौन सी लायबिलिटी बोलेंगे, इस टाइप की लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी बोलेंगे, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का नाम देंगे। ऑन अदर हैंड भाई जो विकैरियस लायबिलिटी है, वो विकैरियस लायबिलिटी तो और खतरनाक है। सर ये विकैरियस लायबिलिटी कैसे खतरनाक है भाई, यहां पर तो बोला गया है करता कोई और है, भरता कोई और है। इट मींस व्हाट, कि यहां पर काम कोई और करेगा, और उसके काम करने की वजह से यदि कुछ रॉन्ग होता है तो उस रॉन्ग को कंपनसेट कोई और करेगा। और सर जैसे ही आप ये बोलते हो ना कि करता कोई और है, भरता कोई और है, तो हमको सर एक एग्जांपल परफेक्टली याद आता है, और वो होता है भाई लॉ ऑफ एजेंसी। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है यहां पर। और ये जो लॉ ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारे के सारे काम कौन करता है, एजेंट। और यदि एजेंट ने कोई काम किया है विद इन एजेंसी एग्रीमेंट, तो उसके हर एक काम के लिए लाइबल कौन होगा भाई, प्रिंसिपल होगा। तो यदि एजेंट ने कोई काम किया लेकिन वहां से कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो उस लाइबिलिटी को कंपनसेट कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। और जब प्रिंसिपल उस लाइबिलिटी को कंपनसेट करेगा मेरे दोस्तों, तो उस केस में कौन सी लाइबिलिटी अराइज होगी, वहां पर विकैरियस लाइबिलिटी अराइज होगी। तो भाई विकैरियस लाइबिलिटी का सिंपल फंडा है कि भाई परफॉर्मेंस कोई और करेगा, लेकिन उस परफॉर्मेंस की वजह से जो लाइबिलिटी अराइज होगी उसको कंपनसेट कोई और करेगा। तो सर इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, देखो प्रिंसिपल एजेंट, सेकंड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, थर्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जहां पर हम लोग बोलेंगे कि एक्टिविटीज कोई दूसरा पर्सन परफॉर्म करेगा, लेकिन उस एक्टिविटीज की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कंपनसेट कौन करेगा, कोई और पर्सन करेगा। तो भाई इस तरीके से हम लोग ये दो टाइप की लाइबिलिटीज को समझ सकते हैं, जिसमें पहली लाइबिलिटी कौन सी थी, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट, एंड सेकंड लाइबिलिटी कौन सी थी यहां पर, विकैरियस। फिर से एक बार पैकअप करने से पहले तुम लोग समझ लो, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या है भाई, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, यू हैव टू पे, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। एंड जो सेकंड विकैरियस था, विकैरियस के केस में क्या था भाई, चाहे गलती करे कोई और लेकिन भरेगा कोई और। गलती करी आपके एजेंट ने, पे ऑफ कौन करेगा, प्रिंसिपल। गलती करी आपके एम्प्लॉय ने, पे ऑफ कौन करेगा, आपका एम्प्लॉयर। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यहां पर लायबिलिटीज अंडर दी टॉट। तो टॉट के अंदर बेसिकली दो टाइप की लायबिलिटी होती है। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए। तो भाइयों ये जो प्रीवियस टॉपिक अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, यहां पर जो सबसे फर्स्ट लायबिलिटी थी स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, उस स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में भी हमारा वो डायलॉग फिट होता है कि बोले वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। तो बोले यहां पे क्या एक्सेप्शंस है भाई, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कोई अर्थक्वेक हो जाता है, फिर उस केस में ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकंड, भाई कोई थर्ड पार्टी ने कोई एक्ट किया है और थर्ड पार्टी के एक्ट की सजा तुम किसी और को दे रहे हो भाई, तो उस केस में भी यहां पर स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये कुछ एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो जो हमारे आज के डिस्कशन का फोर्थ पॉइंट है भाई, वो फोर्थ पॉइंट क्या है यहां पर, कि टॉट टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। यहां पर हम लोगों को डिस्कशन करना है कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो कि हमारे रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो जो पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम वाले पॉइंट्स है, इसको हम लोग मॉड्यूल से बैक टू बैक वन ऑन वन बेसिस पे क्या करने वाले हैं, यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे स्टडी मटेरियल पे चलेंगे एंड स्टडी मटेरियल पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसका मीनिंग मैं यहां पर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए साहब, हमारे स्क्रीन पे वो सारे के सारे पर्सनल एंड फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स के लिए जो टॉट के प्रोविजंस है, वो टॉट के प्रोविजंस को हम लोग यहां पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है भाई बैटरी की। बोले बैटरी मतलब क्या, देखो नलायको, जैसे ही मैंने बैटरी वर्ड बोला, अब तुम लोगों के सामने ना यहां पर एक बात आ रही है, यहां पर एक प्रोविजन आ रहा है कि बोले बैटरी मतलब सर हम जिसको बोलते हैं डबल बैटरी। जैसे मेरे सामने यहां पे हर्ष है, वो हर्ष भी डबल बैटरी है। एक्चुअल में मैं भी डबल बैटरी हूं दोस्तों, ये देखो डबल बैटरी हूं। बट अभी
तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना, रिक्वायरमेंट है भाई हमारे एडिटर साहब की कि नहीं सर आप डबल बैटरी नहीं बन सकते, इसलिए मैं सिंगल बैटरी बन के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। नालायक बच्चों, मैं तुम लोगों को जो बैटरी बताने वाला हूं वो बैटरी हमारी डबल बैटरी सिंगल बैटरी नहीं है। इस बैटरी का मतलब होता है भाई किसी के ऊपर फिजिकल फोर्स करना, किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को बहुत ज्यादा तरीके से पीट देना, लात घूसे से पीट देना, इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं भाई, बैटरी बोलते हैं। तो दोस्तों बैटरी का मतलब क्या होता है भाई, बैटरी का मतलब वो नहीं है जो मैं तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा था, तुम लोग जो समझ रहे थे। बैटरी का मतलब यहां पे टॉट में ये होता है भाई कि किसी के ऊपर फोर्सफुली उसको मारना, उसको परेशान करना, उसको लात घूसे देना और लात घूसे देके उससे जबरदस्ती कोई काम करवाना, इसी को क्या बोला जाता है यहां पर भाई, बैटरी बोला जाता है। इसी बैटरी से मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं असॉल्ट। देखो एक होता है बैटरी, एक होता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई हम लोग यहां पर उसको एक्चुअल में मार नहीं रहे लेकिन मारने की धमकी दे रहे हैं। यहां पर हम लोग उसको फिजिकली परेशान नहीं कर रहे लेकिन हम लोग उसको कैसा टॉर्चर कर रहे हैं, यहां पर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली परेशान कर रहे हैं भाई, साइकोलॉजिकली उसको हम लोग यहां पर परेशान कर रहे हैं। तो भाई ऐसी परेशानी को हम लोग टॉट में क्या नाम देते हैं, असॉल्ट देते हैं। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड असॉल्ट? भाई बैटरी का मतलब होता है फिजिकल फोर्स एंड असॉल्ट का मतलब होता है मेंटल फोर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहां पर क्या बोलता है ये, बॉडीली हार्म। बॉडीली हार्म का मतलब क्या है भाई, ये बेसिकली ये बैटरी से मिलता जुलता है, ठीक है। बैटरी से मिलता जुलता कैसे भाई, बॉडीली हार्म मतलब आप लोग उसको पता लगा भाई गरम गरम चाकू करके ला रहे हो और चिपका रहे हो उसके हाथ पे, तो इससे क्या हुआ, इसकी बॉडी को हार्म पहुंचा ना। तो कहीं ना कहीं ये बैटरी से मिलता जुलता है बट स्टिल ये किसके अंडर कवर होता है, टॉट के अंडर कवर होता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में वो है भाई फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है भाई, किसी ने कोई गलती नहीं करी है, किसी ने किसी भी टाइप का कोई एक्ट नहीं किया है, कोई रॉन्ग नहीं किया है, फिर भी आपने उसको जोर जबरदस्ती करके अपनी जुगाड़ लगा के, अब बोले हमारे चच्चा विधायक ऐसा बोल के जबरदस्ती उसको क्या किया, वहां पे पुलिस स्टेशन में अंदर करवा दिया। और जब आपने उसको पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती अंदर करवा दिया जबकि एक्चुअल में उसने कोई भी किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट नहीं किया, कोई रॉन्ग नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, तो भाई वहां पर उसको रेमेडीज मिलेगी, लीगल रेमेडीज अंडर दी टॉट, और वहां पे केस कौन सा बनेगा भाई, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ, गलती नहीं है उसकी, गरीब आदमी है बेचारा सामने वाला, फिर भी तुम लोगों ने उसको क्या किया, जबरदस्ती अंदर करवा दिया है। तो ये होता है भाई फॉल्स इंप्रिजनमेंट। नेम से ही क्लियर है, सिंपल है, यहां पर हमको किसी भी टाइप से कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस कैटेगरी में वो आता है भाई मिराकुलस प्रोसिक्यूशन। ये मिराकुलस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है भाई, भाई तुम लोग जबरदस्ती किसी को कोर्ट में घसीट के ले जा रहे हो, जबरदस्ती तुम लोग उसकी तारीख पे तारीख करवा रहे हो, जबरदस्ती तुम लोग उसका टाइम और मनी दोनों वेस्ट करवा रहे हो भाई। तो इस केस में वो जो टॉपिक है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कहां पे कवर होता है, मिराकुलस प्रोसिक्यूशंस पे कवर होता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो टॉपिक आता है भाई नर्वस शॉक। और नर्वस शॉक का मतलब क्या होता है, यस एग्जैक्टली जैसा तुम लोग समझ रहे हो, ये नर्वस शॉक का मतलब एग्जैक्टली वैसा है। ये नर्वस शॉक का मतलब होता है भाई किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना, ठीक है, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना या किसी को कोई ऐसी धमकियां देना भाई जिसकी वजह से वो मेंटली हरास हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, नर्वस शॉक बोलते हैं। और यदि कोई पर्सन, यदि कोई व्यक्ति ऐसा नर्वस शॉक दे रहा है किसी अपोजिट पार्टी को, तो देखो भाई उस व्यक्ति के पास में जो नर्वस शॉक झेल रहा है, तो देखो तीन कंडीशंस हमारी फिर से फुलफिल हो जाती है। पहला, एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, सेकंड लीगल डैमेजेस हुई है, एंड थर्ड उस लीगल डैमेजेस के लिए तुमको टॉट में क्या मिल जाएगी, लीगल रेमेडीज भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर ये इंजुरिया साइने डैमनम वाले प्रोविजंस भी यहां पर जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, वो जो नेक्स्ट एंड लास्ट है वो बात करता है भाई डिफर्मेशन। ये डिफर्मेशन, यस एग्जैक्टली जैसा तुम लोग समझ रहे हो, डिफर्मेशन का एग्जैक्टली वही मीनिंग है। और डिफर्मेशन का मतलब होता है भाई किसी की इज्जत को हल्का करना, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, है ना, मतलब किसी की रेपुटेशन डाउन करना, ठीक है, तो किसी की बदनामी करना, इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं भाई, डिफर्मेशन बोलते हैं। और डिफर्मेशन यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति करता है तो वो दूसरे व्यक्ति के पास राइट है भाई अंडर द टॉट कि वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट में सूट वगैरह फाइल कर सकता है। एंड जो भी लीगल रेमेडीज है टॉट वाले चैप्टर में, वो लीगल रेमेडीज को क्या कर सकता है, वो अवेल कर सकता है। अब सुनना तुम लोग यहां पर ध्यान से भाई, ये जो डिफर्मेशन है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कौन सा होता है, लाइबल, एंड सेकंड कौन सा होता है, स्लैंडर, है ना। लिबल भी बोलते हैं, लेबल भी बोलते हैं, जो बोलना है आपको वो बोलो, इट डजंट मैटर, है ना। एक कौन सा होता है भाई, लाइबल, एंड एक कौन सा होता है, स्लैंडर। भाई लेबल का मतलब ऐसा होता है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, और स्लैंडर में क्या होता है भाई, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ध्यान रखना, लाइबल एंड स्लैंडर। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो टॉपिक है भाई, ये पूरे के पूरे टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपकी एक पैनी नजर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है रेमेडीज इन टॉट।
बोले टॉर्ट में कौन कौन सी रेमेडी है, तो बोले टॉर्ट में दो टाइप की रेमेडीज होती है। एक कौन सी रेमेडी होती है, जुडिशियल रेमेडी, और एक कौन सी रेमेडी होती है भाई, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। देखो भाइयों, रेमेडीज का मतलब क्या होता है, रेमेडी मतलब सही भाई ऐसा है, पहले तुम्हारे साथ चोट हो गई है, अब उस चोट का हम लोग इलाज कर रहे हैं। मतलब पहले तुम्हारी किसी ने फाइल निपटा दी है, अब फाइल निपटाने के बाद तुम कानून के पास जाते हो, बोले साहब हमारे साथ चोट हो गई, हमारी किसी ने निपटा दी है फाइल, अब बोले जो फाइल निपटाई है उसके लिए बोले हमारा कुछ उपचार करो। तो भाई यहां पर ये जो हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, इस लॉ ऑफ टॉर्ट में तुम्हारे लिए क्या करके रखिए, कुछ लीगल रेमेडीज अवेल करके रखिए, लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करके रखिए भाई, कि यदि तुम्हारे साथ में कोई रॉन्ग हो जाता है तो उस रॉन्ग के लिए तुम लोगों को क्या क्या रेमेडीज होगी। अब देखो साहब, ये रेमेडीज कौन देगा, कोर्ट देगा। क्यों कोर्ट देगा, बिकॉज इट इज अ अनक्वालिफाइड डैमेजेस। कौन से डैमेजेस है, अनक्वालिफाइड डैमेजेस, और इस अनक्वालिफाइड डैमेजेस को अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है लीगल सेंस में। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या, बोले सर ऐसे डैमेजेस जो कि पार्टी म्यूचुअली डिसाइड नहीं करती है, उस डैमेजेस को कौन डिसाइड करता है भाई, कोर्ट डिसाइड करता है। तो जिस डैमेजेस को कोर्ट डिसाइड करेगा उस टाइप के डैमेजेस को हम लोग कौन से डैमेजेस बोलेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे। और ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होता है भाई, या तो कोर्ट कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे देगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ हो सकता है नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस के साथ में स्पेशल डैमेजेस, और स्पेशल डैमेजेस के साथ में यहां पर इंजंक्शन और कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रिलीफ के ऑर्डर भी यहां पर पास कर सकती है। तो भाइयों इसी के साथ में हमारा ये जो लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट वाला चैप्टर था, ये लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ना, यदि कोई भी डाउट आए तो प्लीज 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 आप हमारे साथ में यहां पर कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।